एक छोटी आग लगेगी और बड़ी आग लगेगी तो आप किस आग को पहले बुझाएंगे? तो मैं बोली ऑब्वियसली बड़ी आग को। तो बोले ये बड़ी आग है। 14-15 साल की लड़कियां भी पत्तों से तन ढक के सड़क पे थी, कड़ाके की ठंड। तो विश्वास नहीं हुआ, रांची शहर के बगल में 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में आज भी ये स्थिति है। जब हम एकल अभियान को अब पीपल्स मूवमेंट बोलते हैं तो फिर उतने लोग जुड़ने भी तो चाहिए। हम मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे ना। भारत माता पे जो अभी संकट है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एकल के माध्यम से वो संकट को हम खत्म करें। लेकिन एकल का प्रभाव कितनी जगह का आप लोग ने भी देखा होगा, नक्सली हमारे कार्यकर्ता बन गए, कार्यकर्ता बन गए, कथाकार बन गए। तो ये एकल का ही तो जादू है। जिस बच्ची ने अगर सिलाई मशीन चलानी सीख ली वो कभी भूलेगी नहीं। एकल अभियान को अगर खुली आंखों से भी सपना देखती हूँ तो बहुत ऊपर देखती हूँ। नारी शक्ति, इनकी जब बात करते हैं, खासकर जब भारतीय नारी की बात होती है तो ये बात होती है कि कैसे वो अपने परिवार को संभाले, अपने बच्चों को संस्कृत करे, अपने बच्चों में संस्कार लाए, उन्हें आगे पढ़ाए लिखाए, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ साथ वनवासी और ग्रामीण भारत में रहने वाले बच्चों को भी अपना बच्चा समझा, उन्हें शिक्षा संस्कार से जोड़ा एकल के माध्यम से। तो आज के इस खास तो हमारे स्पॉटलाइट में हमारे साथ हैं उषा जालान जी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे वो एकल से जुड़ी, कैसे आज इतने वर्षों के बाद भी आज वो इतने तत्परता से लगी हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि एक आम भारतीय नारी जिसका पहला उद्देश्य यही होता है कि मैं अपने परिवार को सुसंस्कृत करूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, उन्हें आगे बढ़ाऊँ, एक अच्छा नागरिक बनाऊँ। लेकिन आपने अपने बच्चों के साथ साथ उन बच्चों को अपना समझा जिनके पास न साधन थे न संसाधन थे, वो बस कैसे भी करके सीमित संसाधनों में गुजर बसर कर रहे थे। तो ये प्रेरणा प्रेरणा तो परिवार से ही मिलती है, क्योंकि मेरे पति भी शुरू से संगठन कार्यों में जुड़े हुए थे। तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ना जुड़ सकूं। फिर बचपन से मेरी माँ को भी मैंने देखा था संस्थाओं में कार्यरत होते हुए, तो बहुत छोटी उम्र से मैं जुड़ गई थी। मैं शुरू में तो मंदबुद्धि बच्चों की एक ट्रेनिंग जो सेंटर होता है उसमें थी, और हमारा एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था पुरश्री, तो मैं उससे पहले जुड़ी हुई थी। और 2004 में मैं एकल में आई। और माननीय श्याम जी से तो हमारा परिचय 1990 से था। संघ के कार्य पद्धति से, संघ क्या करता है या अन्य संगठन में क्या कार्य होता है, लोग घर पे बहुत आते थे, तो वो उनकी आइडियोलॉजी, वो विचार, वो सबसे तो मैं परिचित थी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं सोचा था। बस एक बार माननीय श्याम जी का घर आना हुआ और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। हालांकि मैंने एक बार तो मना कर दिया था। ललन जी का भी बहुत मतलब कहते रहते थे दीदी आप इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस समय 2004 में वन बंधु परिषद का रांची चैप्टर की स्थापना हुई थी। तो मैं रांची चैप्टर की स्थापना के समय से जुड़ी हुई हूँ रांची में। तो मतलब जब से रांची में एकल है, मैं एकल में। आपको 20 सालों से एकल में है और इन 20 सालों में जो आपका प्रभाव था या आपकी एक होता है ना सम्मिलित शामिल होना, वो लगातार बढ़ता गया। आप एकल के कार्यों से जुड़ी रहीं, उनकी योजनाओं से जुड़ी रहीं और लगातार आप खुद को एकल को समर्पित करती रहीं। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? करते करते वो भावना आ जाती है। सबसे बड़ी बात है जब घर में सहयोग रहता है तो बढ़ते चले जाते हैं। मेरे बच्चों में भी कभी ऐसा नहीं रहा कि मतलब माँ बाहर रहती है या इतना काम में लगी थी। बस ये चीज़ की हम सावधानी ज़रूर रखते थे, क्योंकि कि बच्चे स्कूल से आए, बिटिया स्कूल से आए तो मैं घर पे रहूं, बाकी दिन भर बाहर रहूं। तो बच्चों ने भी शुरू में से हम लोगों को वो काम करते हुए देखा, तो कभी ऐसे मतलब परेशानी कभी महसूस ही नहीं हुई। मतलब मैं तो बहुत छोटी उम्र से ही लग गई। मैं पुरश्री मैंने ज्वाइन किया तब 1985 में, तो मैं 28-29 साल की थी। और जब यहाँ आई तो अपने 40-45 के दशक अपने उम्र के पड़ाव में आई। तो 40-45 भी यंग ही एज होता है जब अब हम युवा को जोड़ते हैं। तो वो एक ऊर्जा, वो एक मन में वो एक पैशन कि कुछ करना है,
कल जब हम नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के समापन सत्र में थे, श्याम जी का बर्थडे का समारोह था, उस समय सभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे कैसे वो श्याम जी जुड़े। हम चाहेंगे कि आप भी बताइए कि उनसे जो पहली मुलाकात रही, कैसे उन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप आइए एकल के लिए काम। 1990 में पहली बार मैं मिली थी। उस समय मैं बोलती ना, मैं संघ को जानती भी नहीं थी। प्रचारक क्या होते थे ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बस मुझे लगता था कि भाई कोई सम्मानित अतिथि घर में आए, मिल लिए कर लिए। फिर 2-3 बार इसी क्रम में मुलाकात होती रही उनसे। 2004 के शुरू में वो घर पे उनका आना हुआ था और उन्होंने मेरे पति को बोला था, राम प्रसाद जी को, कि आप उषा जी को हमें दे दीजिए। तो बोले तो आप ही की है। तो फिर मैंने थोड़ा सी आनी-कानी की कि मैं तो भी ऑलरेडी दीपशिखा जो संस्था उसमें कर ही रही हूँ काम। तो बोले नहीं नहीं, आपको तो उसमें आना पड़ेगा। उनकी एक बात मुझे बहुत लगी थी। उन्होंने बोला आप छोटी सी चीज़ है, एक छोटी आग लगेगी और बड़ी आग लगेगी, तो आप किस आग को पहले बुझाएंगे? तो मैं बोली ऑब्वियसली बड़ी आग को। तो बोले ये बड़ी आग है, आपने छोटी आग को संभाल लिया है और ये जो काम है देश के लिए, अभी जो भी हम वासियों के लिए कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए कर रहे हैं, बोले ये आज समय की मांग है और ये बड़ी आग है, तो इस आग को आपको बुझाना है। तो वो बात मुझे लग गई। आपने बताया कि कैसे आप काम किए, कैसे आगे बढ़ी। तो इन सब के बीच में एकल झारखंड, एकल और झारखंड की कर्मभूमि है। यहाँ एकल फला बड़ा, यहाँ और उड़ीसा वनवासी कल्याण आश्रम भी यहीं से आया, आगे बढ़ा। तो इन 20 सालों में एकल ने कैसे काम किया, आपके नज़रिए से कितना प्रभाव रहा है? प्रभाव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ कल्याण आश्रम को लोग जानते थे, इसलिए एकल विद्यालय से वो अपरिचित हो ऐसा नहीं था। भाई उस समय कल्याण आश्रम की विद्यालय चलते थे और जब यहाँ पे आया, और फिर सबसे बड़ी बात है जब यहाँ चैप्टर खुला तो वो वन बंधु परिषद जो था वो एक अर्बन फेस था, तो शहरी लोग जुड़े। मैं भी जब जुड़ी तो नगर संगठन में जुड़ी। तो नगर संगठन का एक ग्लैमर अलग होता है किसी संस्था का। भाई मीटिंग्स भी उसी तरीके की होती है, प्रोजेक्ट्स भी अपने पास उसी तरीके के होते हैं, कलेक्शन के लिए लोग निकलते हैं। तो वो नगर संगठन का एक अलग ही रूप था। लेकिन सच पूछो तो मैं कभी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थी, नगर संगठन से। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में काम करना और अन्य चीज़ों को देखना, फील्ड की रिपोर्टिंग देखना, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक महिला वर्ग किया था नगर संगठन का 2007 में। वो देखा जाए तो मेरा और सुनीता महंसरिया का हम लोग की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मतलब वो जब हमने काम किया था तो मुझे अभी जब हम लोग NEC किए या ये जो कार्यक्रम किए, सुनीता और मैं बात भी कर रहे थे कि वो पुराने 2007 वाले दिन याद आ गए कि कैसे हम तैयारी करते थे, लोगों से मिलना करना। तो उस समय फिर श्याम जी ने हम लोगों को ग्राम संगठन का काम समझाया, करा। तो फिर हम क्या ना सीधे फील्ड से जुड़ गए। और जब व्यक्ति फील्ड से जुड़ता है ना, तब काम करने का वो एक अलग आनंद होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी मैं आप जैसे उद्यमी लोगों से या फिर जो नगर के लोग हैं बात करते हैं, तो उनका वन यात्रा का एक्सपीरियंस बड़ा अजीब होता है। जब वो वन यात्रा जाते हैं, वो गांव को देखते हैं, तो वो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई घटना हुई जब आप गांव में गई, लोगों को ऐसा देखा, तो कभी ऐसा कुछ हुआ? पहले कल्याण आश्रम के दिनों में जो हमारे परिचित थे, उनके साथ में कल्याण आश्रम की तरफ से एक बार वन यात्रा में गई थी। वो वन यात्रा मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छी थी। यहाँ से थोड़ी दूर में है एक तपकरा जगह है गांव, वहाँ हम लोग गए थे। बहुत अच्छा से भोजन वोजन हुआ, पूरी एक घर में व्यवस्था थी। लेकिन है ना, वहाँ पे उन लोगों को, वनवासी भाई बहनों से ये पता चला, सबके कुछ लोगों के देखा क्रॉस टंगा हुआ था और सब बोले कि क्या करें, हम सब कुछ मिलता है तो हम भले क्रॉस टांगते हैं, लेकिन हम अंदर में तो राम कृष्ण की पूजा करते हैं। तब मुझे लगा कि ऐसा भी होता है। और फिर एक बार यहाँ पर हम लोग गए थे वन यात्रा, और मतलब वो वन यात्रा कभी हमारे उसमें से हटी नहीं। रांची से 40 किलोमीटर दूर, बिल्कुल जंगल के अंदर, 14-15 साल की लड़कियां भी पत्तों से तन ढक के सड़क पे थी, कड़ाके की ठंड। तो विश्वास नहीं हुआ, रांची शहर के बगल में 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में आज भी ये स्थिति है। मैं बात कर रही हूँ जरूर 10-14 साल पहले की।
लेकिन वो आज का ही ज़माना हुआ ना। तब लोग 10 साल पहले 15 साल 15 यानी 2009 40 किलोमीटर, कपड़े नहीं, गरीबी, इतनी गरीबी और एकदम नक्सल का वहाँ पे प्रभाव, प्रकोप। मतलब अगर हम बैठे भी हैं तो पता नहीं है कि हमारे बगल में कौन बैठा हुआ है। शाम होते होते कार्यकर्ता भाई बहन बोलने लगे, दीदी अब आप लोग को चले जाना चाहिए। तो आज उन इलाकों में 15 साल बाद एकल जब वहाँ गया, जब लोगों से मिला, आज वहाँ कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। नक्सल बहुत हद तक हट गया है। एकल तो कर ही रहा है और करता रहेगा। सरकार की भी अपनी नीतियाँ होती है, नक्सल के पीछे तो हर ही कोई लगा रहता है, लेकिन एकल का प्रभाव कितनी जगह पर आप लोगों ने भी देखा होगा, नक्सली हमारे कार्यकर्ता बन गए, बहुत कार्यकर्ता बन गए, कथाकार बन गए। तो ये एकल का ही तो जादू है। आप जैसे जैसे काम करती गई, वन यात्रा गई, ये सब चीज़ों को देखा, तो आज अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, तो आपको क्या लगा कि हमें जिन क्षेत्रों हम काम करते हैं इनके अलावा किन क्षेत्रों में और काम करने की ज़रूरत है? कहाँ हमें अभी भी इन 15 सालों में भले ही बदलाव है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वाकई काम करने की ज़रूरत है। तो किन क्षेत्रों में और काम हो या फिर कौन से नए आयाम? अच्छा, मेरे साथ बड़ा सौभाग्य रहा कि एकल अभियान के मैं सभी आयामों में कोई ना कोई काम करके, कोई दायित्व करके और तभी मैं हटी। तो मैंने हर तरह का वो देखा है, स्वास्थ्य की कितनी ज़रूरत है, शिक्षा की कितनी ज़रूरत है, जागरण की कितनी ज़रूरत है, संस्कार शिक्षा की कितनी ज़रूरत है। और ये ग्रामोत्थान में, मुझे पहले ग्रामोत्थान में आने की बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मैं बोली मैं क्या करूँगी ना इसमें, ऐसा लगा मुझे। कि जब आई तब पता चला कि कैसे हम गाँव की पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। एक हमारा प्रयास अगर कौशल का, स्मॉल स्केल का जो सॉफ्ट स्किल का काम है, उससे हम कैसे बच्चों को बदल सकते हैं, कैसे गांव में बच्चों को, गांव को उनके रहने लायक बना सकते हैं। लेकिन काम बहुत है, बहुत काम है। हम लोग की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। आज के दिन में भारत में युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको कितना अवसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। शिक्षा हमारा बहुत ही फॉल्टी है। जो बच्चे सर्व शिक्षा विभाग में भी पढ़ रहे हैं या जो अन्य कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं उसमें। कम से कम एकल विद्यालय के माध्यम से हम कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन कम पढ़ो, लेकिन प्रशिक्षित रहो, अपने हाथ में कोई हुनर हो, कोई चीज़ की एक्सपर्टीज हो, दैट गिव्स एंड दैट इज़ विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ। जिस बच्ची ने अगर सिलाई मशीन चलानी सीख ली, वो कभी भूलेगी नहीं। जिस बच्चे ने एक बार किसान का काम कर लिया या कोई भी तरह की कारपेंट्री या प्लम्बरिंग या फिटर्स का या कोई भी तरीके का प्रशिक्षण सीख लिया, वो उम्र भर उसको याद रहेगा। एकल अभियान का जो ग्रामोत्थान योजना है, ये बेसिकली किसान, युवा और महिला, इन्हीं तीनों को फोकस में रख के काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी जब भी चाहे वो 15 अगस्त का स्पीच हो या फिर जब भी देश को संबोधित करते हैं, इन तीनों का जिक्र करते हैं। तो एकल ये काम कर रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है 2047 में, उनका सपना है कि हम 2047 में विश्व गुरु बने, विकसित भारत बने। तो उसमें एकल का ये योगदान आप कैसे देखें? देखिए, भविष्य तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उतने ही लोगों को जुड़ना चाहिए। जब हम एकल अभियान को अब पीपल्स मूवमेंट बोलते हैं, तो फिर उतने लोग जुड़ने भी तो चाहिए। हम मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे ना, पदाधिकारी मुट्ठी भर होते हैं, कार्यकर्ता भी हमारे अभी हैं, लेकिन अन्य तरीके के इतने प्रलोभन है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग का युवा थोड़ा राह से भटक जाता है। लेकिन एकल का फोकस बिल्कुल सही है। मतलब क्या करना है, कैसे करना है और उसके क्या परिणाम होंगे। तो जब किसी संगठन का गाइडलाइंस बिल्कुल फिक्स्ड होना, तो परिणाम भी निश्चित है। मैम, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप 20 साल तो आपकी सेवा आयु हो गई, आगे भी आप एकल के साथ काम करती रहेंगी, लेकिन हम 2047 तक नहीं जाएंगे, 2035 आप अगले 10 साल में एकल अभियान को एकल अभियान को अगर खुली आंखों से भी सपना देखती हूँ तो बहुत ऊपर देखती हूँ। विश्व गुरु भारत को बनाने में की राह में एकल भी तो अपना योगदान कर रहा है ना। और जो भी काम हो रहा है, आज हम जिनको भी अपना काम बताते हैं, वो बोलते हैं आप लोग के जैसा कोई काम नहीं है। फोकस्ड
एकदम टू द पॉइंट, जो आज की आवश्यकता है, जो युवा को हमको देना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है और जो हमारी पीढ़ी को होना चाहिए। कहीं हम 10 साल, देखो मेरे को भी जीने की इच्छा तो है कि स्वस्थ रहें, एकल में ही काम करते रहें। एकल अभियान की जो हम लोगों ने बोलते हैं ना, विवेकानंद जी का सपना पूरा हो, महात्मा गांधी का स्वराज आए, या अंबेडकर जी ने जो सपना भारत का देखा था, तो वो सारी बातें हों। और भारत माता पे जो अभी संकट है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एकल के माध्यम से वो संकट को हम खत्म कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने का। ये थी उषा जालान जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम विश्व गुरु की राह पर हैं, कैसे विकसित भारत की राह पर हैं, साथ ही साथ कैसे एकल अभियान ग्रामीण और वनवासी भारत में समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर